मदान करियर गाइडेंस सूरतगढ़ के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्रम में यह हमारा 8वां वीडियो है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल मदान करियर गाइडेंस सूरतगढ़ से भी जुड़ें। इस वीडियो में भी हम यूनिट 2 के पाठ्य बिंदु व्यक्तित्व को ही कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी कृपया देख लें। आप सभी के अमूल्य स्नेह, साथ एवं सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल पर दिए गए कंटेंट से नोट्स अवश्य बनाएं, तभी आपके और हमारे प्रयासों की सार्थकता होगी। आज के अध्ययन की शुरुआत हम पिछले वीडियो के प्रश्न संख्या 109 से करेंगे, जिसे हमने पिछले वीडियो का हॉट क्वेश्चन कहा था। प्रश्न: हिप्पोक्रेट्स द्वारा बतलाए गए व्यक्तित्व का गुस्सैल प्रकार निम्नांकित में से किस द्रव की अधिकता से होता है? ऑप्शन ए पीला पित्त येलो बाइल, बी काला पित्त ब्लैक बाइल, सी रक्त, या डी कफ या श्लेष्मा फ्लेम। आप में से कई साथियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पीला पित्त, अर्थात हिप्पोक्रेट्स द्वारा बतलाए गए व्यक्तित्व का गुस्सैल प्रकार निम्नांकित में से पीले पित्त की अधिकता से होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पीले पित्त की अधिकता वाले व्यक्ति चिड़चिड़े, बेचैन व गुस्सैल होते हैं। प्रश्न संख्या 110, यह भी पिछले वीडियो का एक हॉट क्वेश्चन था। प्रश्न: आइजेंक के अनुसार स्नायु विकृत न्यूरोटिक का विपरीत क्या होता है? ऑप्शन ए बहिर्मुखता, बी सुपर ईगो फंक्शन, सी अंतर्मुखता, या डी स्थिरता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्थिरता। पिछले वीडियो में हमने आइजेंक और हिप्पोक्रेट्स के द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण को भली भांति पढ़ा था। जिन साथियों ने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है वे कृपया पिछले वीडियो को अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 111, शील गुण सिद्धांत ट्रेट थ्योरी के आधार पर व्यक्तित्व का अध्ययन किन किन मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से किया है? उत्तर है गॉर्डन आलपोर्ट एवं आरबी कैटल। गॉर्डन आलपोर्ट और आरबी कैटल दोनों को ही व्यक्तित्व के वर्गीकरण के लिए, व्यक्तित्व के क्षेत्र में अध्ययन के लिए जाना जाता है। दोनों ने ही शील गुण सिद्धांत पर कार्य किया है। प्रश्न संख्या 112, शील गुण एवं आदत में अंतर स्पष्ट कीजिए। ट्रेट और हैबिट में अंतर बताइए। उत्तर है शील गुण। शील गुण व्यक्ति का व्यवहार जिसमें संगति एवं स्थिरता हो, कंसिस्टेंसी हो और स्थिरता हो। कंसिस्टेंसी को एक रूपता भी कहा जाता है, तथा व्यक्ति का वह व्यवहार प्रत्येक परिस्थिति में दिखाई दे तो व्यक्ति के इस व्यवहार या गुण को शील गुण कहा जाता है। वहीं आदत, आदत व्यक्ति का वह व्यवहार होता है जिसमें कम संगति होती है और कम स्थिरता होती है। किसी परिस्थिति में तो वह व्यवहार दिखाई देता और किसी में नहीं, तो व्यक्ति के इस व्यवहार को आदत कहा जाता है। इस प्रकार शील गुणों और आदत में मुख्य अंतर व्यक्ति के व्यवहार में संगति, कंसिस्टेंसी, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और एकरूपता से है। जिस व्यवहार में संगति अधिक होगी, स्थिरता अधिक होगी या एकरूपता अधिक होती है, वह व्यवहार व्यक्ति का शील गुण बन जाता है। वहीं जिस व्यवहार में कम संगति होती है, कम स्थिरता होती है, कम एकरूपता होती है, किसी परिस्थिति में तो वह दिखाई देता है व्यवहार और किसी परिस्थिति में नहीं, तो व्यक्ति के इस व्यवहार को आदत कहा जाता है, हैबिट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 113, आलपोर्ट द्वारा दिए गए शील गुणों के प्रकार बताइए। उत्तर है आलपोर्ट ने शील गुणों के 2 प्रकार बताए हैं, सामान्य शील गुण कॉमन ट्रेट और व्यक्तिगत शील गुण पर्सनल ट्रेट या पर्सनल डिस्पोजिशन। सामान्य शील गुण ऐसे शील गुण जो किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं, सामान्य शील गुण कहे जाते हैं। वहीं ऐसे शील गुण जो किसी समाज या संस्कृति के व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होते हैं, व्यक्तिगत शील गुण कहे जाते हैं। इस प्रकार सामान्य शील गुण एक समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाए जाने वाले गुणों को संदर्भित करते हैं। वहीं व्यक्तिगत शील गुण किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होते हैं। इस प्रकार आलपोर्ट ने शील गुणों को 2 भागों में वर्गीकृत किया, सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण।
परंतु यह ध्यान रखने योग्य है कि आलपोर्ट ने सामान्य शील गुणों की अपेक्षा व्यक्तिगत शील गुणों के अध्ययन पर अधिक बल दिया है। प्रश्न संख्या 114, आलपोर्ट द्वारा व्यक्तिगत प्रवृत्ति अर्थात पर्सनल डिस्पोजिशन या शील गुणों के कितने प्रकार बताए गए हैं और कौन कौन से? उत्तर है, आलपोर्ट ने व्यक्तिगत प्रवृत्ति अर्थात पर्सनल डिस्पोजिशन के 3 प्रकार बताए हैं: कार्डिनल प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति। कार्डिनल प्रवृत्ति व्यक्ति की एक ऐसी प्रवृत्ति या स्थायी आदत या व्यवहार के ऐसे गुण जिससे वह चर्चित होता है, कार्डिनल प्रवृत्ति कही जाती है। जैसे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की कार्डिनल प्रवृत्ति शांति एवं अहिंसा में अटूट विश्वास दिखाई देती है। इस प्रकार व्यक्ति की कोई एक ऐसी प्रवृत्ति या एक ऐसी स्थायी आदत या व्यवहार का कोई ऐसा गुण जिससे वह चर्चित हो जाए, जो उसके व्यवहार की, जो उसके व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता बन जाए, उसे कार्डिनल प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल डिस्पोजिशन। केंद्रीय प्रवृत्ति सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 ऐसी प्रवृत्तियां या गुण होते हैं जो उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं और व्यक्ति का व्यक्तित्व इन्हीं गुणों के भीतर जीवित रहता है। सामाजिकता, उदासी, प्रसन्नता, आत्मविश्वास आदि केंद्रीय प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। परीक्षा की दृष्टि से अपने को ये याद रखना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति किसी व्यक्ति में 5 से 10 हो सकती हैं, ऐसा आलपोर्ट का मानना है। गौण प्रवृत्ति सेकेंडरी डिस्पोजिशन। व्यक्ति के व्यवहार की ऐसी प्रवृत्तियां या गुण जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण, कम संगत, कम अर्थपूर्ण तथा कम स्पष्ट होती हैं, इन्हें गौण प्रवृत्ति कहा जाता है। आलपोर्ट ने गौण प्रवृत्ति के उदाहरण दिए हैं, जैसे खाने की आदत, हेयर स्टाइल या पहनावा। इस प्रकार किसी व्यक्ति के खाने की आदत को, किसी व्यक्ति के केश सज्जा को और पहनावे को गौण प्रवृत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुणों को कई भागों में बांटकर एक यथोचित व्याख्या प्रस्तुत की है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि व्यक्तित्व के क्षेत्र में अध्ययन के लिए आलपोर्ट का नाम बड़े आदर एवं श्रद्धा के साथ लिया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इनके द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा के अनुसार व्यक्तित्व के 3 महत्वपूर्ण नेतार्थ, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, एवं इनके द्वारा प्रस्तुत शील गुणों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। प्राय प्रत्येक शिक्षक भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं में आलपोर्ट से संबंधित एवं व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एक बार जल्दी से पुनः देखते हैं आलपोर्ट द्वारा प्रस्तुत शील गुणों का वर्गीकरण। शील गुण 2 प्रकार के, सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण। व्यक्तिगत शील गुणों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुणों को पुनः 3 भागों में बांटा: कार्डिनल प्रवृत्ति, कार्डिनल डिस्पोजिशन या कार्डिनल ट्रेट, केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल डिस्पोजिशन और गौण प्रवृत्ति, सेकेंडरी डिस्पोजिशन। प्रश्न संख्या 115, आरबी कैटल द्वारा किए गए शील गुण वर्गीकरण को बताइए। उत्तर है, आरबी कैटल ने शील गुणों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है: सतही शील गुण और मूल शील गुण। सतही शील गुण सरफेस ट्रेट, ऐसे शील गुण जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में आसानी से अभिव्यक्त हो जाते हैं, अर्थात इनकी अभिव्यक्ति इतनी स्पष्ट होती है कि संबंधित शील गुणों के बारे में व्यक्ति के कोई 2 मत हो ही नहीं सकते, जैसे प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठा आदि। इस प्रकार सतही शील गुण वे होते हैं जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में, अर्थात जब कोई व्यक्ति उनसे कोई व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति के वे गुण स्वतः ही अभिव्यक्त हो जाते हैं, आसानी से अभिव्यक्त हो जाते हैं। ऐसे गुणों को सतही शील गुण कहा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत परोपकारी है या वह व्यक्ति सत्यनिष्ठ है। मूल शील गुण, सोर्स ट्रेट, ऐसे शील गुण जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं होते, अर्थात जिनका अवलोकन सीधे नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति के विभिन्न सतही शील गुणों के आधार पर इनका निर्धारण किया जा सकता है। जैसे कैटल किसी व्यक्ति के सतही शील गुणों निस्वार्थता, सामुदायिकता तथा हास्य को एक साथ मिलाकर नए शील गुण मित्रता की संज्ञा देता है। उल्लेखनीय है कि कैटल ने मूल शील गुण को व्यक्तित्व के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना है। इस प्रकार मूल शील गुणों की अभिव्यक्ति सीधे नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती। किसी व्यक्ति के मूल शील गुणों को जानने के लिए उसके विभिन्न सतही शील गुणों के आधार पर उसके विभिन्न सतही शील गुणों को मिलाकर नए शील गुणों का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार आरबी कैटल ने सतही शील गुण और मूल शील गुण के रूप में
शील गुणों का वर्गीकरण किया। वहीं कैटल व्यक्तित्व के निर्धारण के लिए मूल शील गुणों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यहाँ पुनः यह बता देना आवश्यक है कि मूल शील गुण सतही शील गुण के आधार पर ही ज्ञात किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 116, 16 पीएफ प्रश्नावली क्या है? जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने देखा कि आरबी कैटल ने सतही शील गुण एवं मूल शील गुणों के रूप में शील गुणों का वर्गीकरण किया है। कैटल ने मूल शील गुणों को सतही शील गुणों की अपेक्षा व्यक्तित्व के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना और यह भी स्पष्ट किया कि मूल शील गुणों की अभिव्यक्ति उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी सतही शील गुणों की। कई सतही शील गुणों को मिलाकर मूल शील गुण बनता है। कैटल के अनुसार 23 मूल शील गुण ऐसे हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं तथा 12 मूल शील गुण ऐसे हैं जो असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इन 23 मूल शील गुणों में 16 शील गुणों को कैटल ने अत्यधिक महत्वपूर्ण माना और इसे मापने के लिए एक विशेष प्रश्नावली तैयार की, जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली या 16 पीएफ का नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 117, स्प्रेंगर ने किस आधार पर अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? उत्तर है, स्प्रेंगर ने व्यक्ति की रुचियों, सामाजिक कार्य व स्थिति, आदर्शों अर्थात आइडियल्स तथा मूल्य झुकाव, वैल्यू ओरिएंटेशन, लक्षणों आदि को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व का 6 भागों में वर्गीकरण किया है। कई पुस्तकों में स्प्रेंगर के द्वारा किए गए वर्गीकरण को सामाजिक दृष्टिकोण या सामाजिक आधार पर किया गया वर्गीकरण भी बताया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्प्रेंगर द्वारा लिखित पुस्तक का वास्तविक नाम लेबेंस फॉर मैन है, जिसे टाइप्स ऑफ मैन के रूप में अनुवादित किया गया है। इस तथ्य को भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। स्प्रेंगर द्वारा बताए गए व्यक्तित्व के 6 प्रकार। पहला प्रकार द थ्योरेटिकल अर्थात सैद्धांतिक, ऐसे व्यक्ति कवि या लेखक होते हैं। दूसरा प्रकार द इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक, ऐसे व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं जैसे व्यापारी या उद्योगपति। तीसरा प्रकार द एस्थेटिक अर्थात कलात्मक व्यक्ति, सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति चित्रकार, कलाकार, प्रकृति प्रेमी आदि होते हैं। चौथा प्रकार द सोशल अर्थात सामाजिक, ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं और वे समाज सेवी और भामाशाह होते हैं। पांचवा प्रकार द पॉलिटिकल अर्थात राजनैतिक, ऐसे व्यक्ति प्रभुत्ववादी होते हैं तथा सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, ये नेता या नेतृत्वकर्ता होते हैं। छठा प्रकार द रिलीजियस अर्थात धार्मिक, इनकी रुचि आध्यात्मिक कार्यों में अधिक होती है और ये आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे साधु या पंडित आदि होते हैं। इस प्रकार स्प्रेंगर ने व्यक्ति की रुचियों, सामाजिक कार्य व स्थिति, आदर्शों तथा मूल्य झुकाव, लक्षणों आदि को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को इन 6 भागों में वर्गीकृत किया। प्रश्न संख्या 118, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी? उत्तर है, व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं, अर्थात यह सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित इड, ईगो व सुपर ईगो के संप्रतियों द्वारा बालकों के व्यक्तित्व को समझने में काफी मदद मिली है। आइए जल्दी से इड, ईगो और सुपर ईगो के संप्रत्यय को रिवाइज करते हैं। इड मूल प्रवृत्तियों का भंडार होता है और आनंद के नियम अर्थात सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसका मुख्य लक्ष्य इच्छाओं की पूर्ति है, फिर वो सामाजिक दृष्टि से उचित हो या अनुचित, यह पूर्णतः अचेतन होता है। ईगो व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है, यह वास्तविकता के नियम से संचालित होता है, इसे समय तथा वास्तविकता दोनों का ज्ञान होता है। ईगो अंशतः चेतन, अंशतः अचेतन एवं अंशतः अर्धचेतन होता है। सुपर ईगो व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, यह नैतिकता के नियम द्वारा संचालित होता है। बच्चों के समाजीकरण में परम हैम की भूमिका होती है। परम हैम अर्थात सुपर ईगो पूर्णतः चेतन होता है। इस प्रकार इदम मूल प्रवृत्तियों का भंडार है, वहीं ईगो व्यक्तित्व का कार्यपालक है और सुपर ईगो व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। इड आनंद के नियम अर्थात सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ईगो वास्तविकता के नियम या वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। वहीं सुपर ईगो नैतिकता के नियम द्वारा संचालित होता है। इड पूर्णतः अचेतन होता है, जबकि ईगो अंशतः चेतन, अंशतः अचेतन एवं अंशतः
अर्धचेतन होता है, वहीं सुपर ईगो पूर्णतः चेतन होता है। इस प्रकार सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के इन तीनों भागों इद, ईगो और सुपर ईगो के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया। यह भी उल्लेखनीय है कि इड, ईगो और सुपर ईगो को संरचनात्मक अथवा गत्यात्मक मॉडल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 119, जो कि एक हॉट क्वेश्चन है, अर्थात इसका उत्तर आपको ही देना है। प्रश्न है, विश्रोटोनिया स्वभाव के व्यक्ति का प्रकार कौन सा होता है? ए एंडोमर्फी, बी एक्टोमर्फी, सी मेसोमर्फी या डी एनोमर्फी। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 120 भी इस वीडियो का एक अन्य हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। प्रश्न, जिस किसी शील गुण की प्रधानता होती है तथा जिनसे व्यक्ति के लगभग प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या हो सकती है को कहा जाता है? ए गौण शील गुण, सेकेंडरी ट्रेट, बी केंद्रीय शील गुण, सेंट्रल ट्रेट, सी कार्डिनल शील गुण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इन दोनों प्रश्नों, प्रश्न संख्या 119 एवं 120 के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9828598561 पर अवश्य दें। सही उत्तर देने पर आप में से किन्हीं 2 प्रतिभागियों को पुरस्कार स्वरूप यह पुस्तक भेंट की जाएगी। पुस्तक रीट शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि आदरणीय श्री प्रवीण जी भाटिया के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा अर्थात संजीव कुमार मदान द्वारा लिखी गई है। अगले वीडियो में यूनिट 2 के टॉपिक व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक तथा व्यक्तित्व का मापन का अध्ययन करेंगे। साथ ही पिछले 2 वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के लिए विजेता प्रतिभागियों के नाम भी बताए जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपके द्वारा दिया गया फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।